हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन चैनल। और साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर थर्ड के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के माइनर पेपर, जिसका हमारा टाइटल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को। तो सेमेस्टर थर्ड के वे सभी स्टूडेंट्स जो माइनर पेपर के रूप में स्टडी कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आज का ये वीडियो लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथियों, ये अपनी गनशॉट क्लास है और आप सभी को पता है कि गनशॉट क्लासेस के अंदर हम उन क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यूनिट वाइज हर एक टॉपिक में से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन सकते हैं, उन सभी पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल एजुनेक्स विजडम को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की यूज़फुल कंटेंट आप लोगों तक पहुँचते रहें। आगे चलते हैं साथियों और बात कर लेते हैं कि इस पेपर की यूनिट फर्स्ट में से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के विकास से आप क्या समझते हैं? तो द इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश शासन के दौरान या ब्रिटिश शासन के दौरान जो संवैधानिक विचारों के अंदर क्रमिक विकास हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का विकास कहते हैं। तो ब्रिटिश शासन के दौरान जिन संवैधानिक विचारों का क्रमिक विकास हुआ, उसी को हम भारतीय संविधान का विकास कहते हैं। इट इंक्लूड्स द वेरियस लॉज एंड द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड टू रेगुलेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसके अंदर वो सारे का बहुत सारे कानून और बहुत सारे ऐसे सुधार शामिल हैं जो भारतीय प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए उस समय अपनाए गए थे। These developments finally led to the adoption of the Constitution in 1950। और ये विकास जो हुए धीरे-धीरे क्या हुआ, इन विकासों के परिणाम स्वरूप ही भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ, जिसको हमने 1950 के अंदर लागू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, व्हाई आर द एक्ट्स ऑफ द 1909, 1919 एंड 1935 आर सिग्निफिकेंट? ये तीनों एक्ट महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं? ये तीनों ही एक्ट महत्वपूर्ण क्यों है? ये एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है बिकॉज दीज एक्ट्स प्लेज ए मेजर रोल इन शेपिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। जो भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ है ना, उस भारतीय संविधान के अंदर बहुत बड़ा योगदान है 1909 के अधिनियम का, 1919 के अधिनियम का और 1935 के अधिनियम का। दे इंट्रोड्यूस्ड रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड फेडरल फीचर्स। अब ये जो तीन अधिनियम आए थे 1909, 1919 और 1935 के अंदर, इनके अंदर क्या चीजें शामिल थे? एक तो प्रतिनिधित्व शामिल था, एक जवाबदेह सरकार की भावना इनके अंदर शामिल थी, उत्तरदायी शासन की जो व्यवस्था थी वो इन अधिनियमों में थी, और एक फेडरल फीचर यानी जो संघीय व्यवस्था थी वो भी इनके अंदर शामिल थी। तो ये मेजर चीजें जो है भारतीय संविधान के अंदर इन्हीं अधिनियमों से अपनाई गई है। मैनी प्रोविजन ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज एक्ट्स। और भारतीय संविधान में जो वर्तमान में आपका भारतीय संविधान है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जो इन तीन एक्ट से ही लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909? इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 क्या था? तो इट इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो विधान परिषदें थी उनकी आकार में वृद्धि की गई थी 1909 के जो अधिनियम आया था उसके तहत। एंड इट अलाउड इंडियंस टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन एंड रेज क्वेश्चन। और ये 1909 का जो अधिनियम आया था, 1909 का जो काउंसिल एक्ट आया था, उसके अंदर भारतीयों को पहली बार ये अधिकार दिया गया कि वो डिस्कशन कर पाए और क्वेश्चंस पूछ पाए। यानी किसी मुद्दे के ऊपर प्रश्न पूछने और चर्चा करने की अनुमति भारतीयों को पहली बार 1909 के अधिनियम के तहत दी गई थी। हाउएवर द काउंसिल हैड नो रियल लेजिस्लेटिव पावर। हालांकि जो परिषदें थी ना, इनके अंदर वास्तव में कोई कानूनी शक्तियां नहीं थी, वो कानूनी शक्तियां तो वास्तव में ब्रिटिश शासन के पास ही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, व्हाट वर द पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स? तो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स वर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन 1909। तो 1909 का जो अधिनियम आया था, 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, उसी को हम पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दे एम्ड टू इंक्रीज द इंडियन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। और इन पार्लियामेंट्री सुधारों का क्या जो उद्देश्य था कि भैया जो गवर्नेंस है, जो प्रशासन है, उसके अंदर भारतीयों की भागीदारी क्या हो, बढ़े। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फीचर वाज इंट्रोड्यूस्ड टू सेपरेट इलेक्टोरल। और इसका सबसे विवादित जो पहलू था वो ये था कि इसके अंदर पहली बार किस चीज की व्यवस्था की गई? पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। यानी मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली होगी और जो बाकी जो बचे हुए कास्ट है उनके लिए अलग निर्वाचन प्रणाली होगी। ठीक है, नेक्स्ट आया है, व्हाट इज मीन्ड बाय द सेपरेट इलेक्टोरेट? ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था या पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या थी? तो सेपरेट इलेक्टोरेट मीन्स दैट ए पर्टिकुलर कम्युनिटी वोट फॉर इट्स ओन रिप्रेजेंटेटिव। इसमें पहली बार ये कहा गया कि जो एक समुदाय होगा वो अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनेगा। ठीक है, जैसे मुस्लिम लीग उस समय हुआ करती थी, और ये कहा गया कि एक जो समुदाय होगा ना वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करेगा। द सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर मुस्लिम इन 1909। और ये विशेषकर किनके लिए कहा गया? जो मुस्लिम लोग थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? ब्रिटिशर्स इंडिया
इंडिया के अंदर वर्ग संघर्ष चाहते थे, वो क्या चाहते थे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाना चाहते थे। तो पहला बीज उन्होंने यहाँ से बोया और ये कहा कि मुस्लिमों का जो प्रतिनिधि है वो मुस्लिम ही चुनेंगे। इट प्रमोटेड कम्युनलिज्म इन इंडिया पॉलिटिक्स, और इससे क्या हुआ, भारत की राजनीति में पहली बार सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से वो आपके लिए है, व्हाट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919 का अधिनियम क्या था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 वाज इनेक्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जस्ट एंड हुआ था और उसके बाद ही 1919 का अधिनियम लागू किया गया। इट एम टू इंक्रीज इंडियन पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब प्रशासन के अंदर जो भारत में ब्रिटिश शासन प्रशासन कर रहा था, उस में भारतीयों की संख्या को बढ़ाने के लिए 1919 का अधिनियम लाया गया। द एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डायआर्की इन प्रोविंसेस, और 1919 के अधिनियम में क्या कहा गया कि द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए। तो प्रांतीय स्तर पर जो प्रोविंशियल क्षेत्र थे उनके आधार पर उस स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज डायआर्की, ये द्वैध शासन क्या होता है। तो डायआर्की रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स इनटू द रिजर्व एंड द ट्रांसफर्ड कैटेगरीज। जो द्वैध शासन होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी विषय हैं, उनको क्या कर दिया गया, दो कैटेगरी में बांट दिया गया। एक तो रिजर्व यानी आरक्षित, और दूसरा ट्रांसफर्ड यानी हस्तांतरित। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स वर कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल। जो रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर जिन विषयों को शामिल किया गया वो सारे के सारे ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण में थे, जबकि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जितने भी थे दे वर हैंडल्ड बाय द इंडियन मिनिस्टर। जो हस्तांतरित विषय थे वो किसके द्वारा देखे गए, जो भारतीय मंत्री थे उनके पास रहे। दिस सिस्टम एग्जिस्टेड ओनली एट द प्रोविंशियल लेवल, और ये व्यवस्था केवल प्रांतों तक ही लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड डायआर्की फेल, ये द्वैध शासन असफल क्यों हो गया। तो डायआर्की फेल बिकॉज द इंडियन मिनिस्टर हैड वेरी लिमिटेड पावर, क्योंकि जो भारतीय मंत्री थे ना उनके पास तो केवल ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट ही थे, हस्तांतरित विषय ही थे, इसलिए उनकी पावर जो थी ना बहुत ही सीमित थी। एंड गवर्नर्स कुड नॉट इंटरफेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन, और जो भी गवर्नर थे, राज्यपाल थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी कर ही नहीं सकते थे। एज ए रिजल्ट, और इसी का परिणाम हुआ, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड नॉट फंक्शन इफेक्टिवली, कि ये जो उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की गई थी वो अपने कार्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं कर पा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, व्हाट चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 एट द सेंटर। सेंटर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसने किस प्रकार के परिवर्तन को सुझाया था। द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसने क्या बताया कि भैया सेंटर के अंदर, केंद्र के अंदर क्या होना चाहिए, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होनी चाहिए, यानी द्विसदनीय विधानमंडल होना चाहिए। इट कंसिस्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये दो सदन कौन से होंगे, एक तो काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्य परिषद होगी, और दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा इसमें शामिल थी। ठीक है, हाउएवर द एग्जीक्यूटिव रिमेन अंडर द ब्रिटिश रूल। हालांकि जो कार्यपालिका थी ना उस पर किसका नियंत्रण बना रहा, ब्रिटिश शासन का ही, यानी ब्रिटिश व्यक्तियों का ही, ब्रिटिश अधिकारियों का ही उस पर नियंत्रण बना रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था ना वो क्या था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। जो ब्रिटिश भारत का सबसे विस्तृत संवैधानिक अधिनियम था ना वो कौन सा था आपका, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही था। इट एम टू एस्टेब्लिश ए फेडरल स्ट्रक्चर, और ये 1935 का एक्ट ही था जिसके माध्यम से किस चीज को कहा गया कि भैया संघीय शासन जो होता है ना उसकी स्थापना की जानी चाहिए। द एक्ट ग्रांटेड द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और 1935 के एक्ट में ही प्रांतीय स्वायत्तता को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है, व्हाट इज मीन्ड बाय द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रांतीय स्वायत्तता से आप क्या समझते हैं। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मीन्स टू प्रोविंसेस वर गिवन फ्रीडम टू मैनेज देयर ओवन अफेयर्स। तो जो रियासतें थे, जो प्रांत थे, उनको क्या कहा गया कि भैया उनके मामलों को वो स्वयं मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। यानी प्रांत जो है अपने स्वयं के जो अंदरूनी मामले हैं उनको स्वतंत्र रूप से खुद ही नियंत्रित कर सकते हैं। इस बात की स्वतंत्रता दी गई किसको, जो प्रांत थे उनको। ठीक है, ब्रिटिश इंटरफेरेंस वो रिड्यूस एट द प्रोविंशियल लेवल, और जो ब्रिटिश इंटरफेरेंस था, जो ब्रिटिश दखलंदाजी थी, वो कहाँ तक सीमित कर दी गई, प्रांतीय स्तर पर वो सीमित कर दी गई। यानी प्रांतीय स्तर पर इस 1935 का जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उससे ब्रिटिश जो हस्तक्षेप था वो प्रांतीय स्तर पर कम हो गया। इंडियन मिनिस्टर्स बिकेम रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द लेजिस्लेचर, और भारतीय मंत्री विधानसभाओं के प्रति क्या बन गए थे, फिर उत्तरदायी बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फेडरल स्कीम अंडर द एक्ट 1935। 1935 के अधिनियम में संघीय योजना क्या थी। द एक्ट प्रपोज्ड टू ऑल इंडिया फेडरल इंक्लूडिंग द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट। जो
1935 का एक्ट आया था, उसमें प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव दिया गया, ठीक है? उसमें क्या कहा गया, भैया एक तो प्रांतों को मिला लो और प्रिंसली स्टेट यानी रियासतों को मिला लो। इन दोनों को जोड़ करके क्या बना दो आप, पूरे इंडिया को क्या बना दो, अखिल भारतीय संघ बना दो, ठीक है? पावर्स वर डिवाइडेड इंटू द फेडरल, प्रोविंशियल एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। और जो भी शक्तियाँ हैं, वो संघ में, प्रांतों में और कॉन्करेंट लिस्ट में समवर्ती सूचियों के अंदर उनको बाँट दी जानी चाहिए। हाउएवर द फेडरेशन वाज़ नेवर इम्प्लीमेंटेड। हालाँकि ये जो योजना आई थी, वो कभी भी लागू नहीं हो पाई, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, व्हाट वाज द रोल ऑफ द गवर्नर्स अंडर द एक्ट ऑफ 1935? 1935 के अधिनियम में राज्यपालों की क्या भूमिका थी? तो गवर्नर्स हैड एक्सटेंसिव डिस्क्रिशनरी पावर। गवर्नर जो थे उनके पास व्यापक विशेषाधिकार मिले हुए थे उनको। दे कुड ओवरराइड इलेक्टेड मिनिस्टर्स। और ये जो गवर्नर्स थे वो निर्वाचित मंत्रियों के निर्णय को भी क्या कर सकते थे, वो बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते थे। दिस लिमिटेड द स्पिरिट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और इससे क्या हुआ, जो उत्तरदायी शासन थी उसकी जो भावना थी वो कमज़ोर हो गई, ठीक है? तो उत्तरदायी शासन की भावना कमज़ोर हो गई थी, ठीक है? अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, वो है हाउ डिड द एक्ट ऑफ द 1935 इन्फ्लुएंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1935 के एक्ट ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसने भारतीय संविधान को प्रभावित कैसे किया? तो मैनी फीचर्स लाइक फेडरलिज्म, जुडिशरी एंड द इमरजेंसी प्रोविजंस वर बोरोड फ्रॉम दिस एक्ट। तो हमारे संविधान में आप जो देखते हो, संघीय व्यवस्था जो देखते हो, न्यायपालिका की जो व्यवस्था देखते हो और जो इमरजेंसी यानी आपातकालीन प्रबंधन हमारे संविधान में देखते हो, तो वो कहाँ से लिए गए थे? एक्ट ऑफ 1935 से लिए गए थे, ठीक है? इट प्रोवाइडेड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लूप्रिंट फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया। और ये 1935 का एक्ट था जिसने स्वतंत्र भारत के प्रशासनिक ढांचे की रूपरेखा पहली बार प्रस्तुत की थी। हैंस इन डीपली इन्फ्लुएंस द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए जो 1935 का एक्ट आया था, सबसे ज्यादा हमारे संविधान को प्रभावित किसने किया? इसी 1935 के एक्ट ने किया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओवरऑल इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बिफोर 1947? 1947 से पहले जो संवैधानिक विकास हुए थे, उसका आप समग्र महत्व कहना चाहोगे तो आपको क्या लगता है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट प्रिपेयर्ड इंडिया फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट। जब ब्रिटिश शासन के दौरान धीरे-धीरे जो संवैधानिक विकास हुए, उन्होंने भारत को तैयार किया कि ताकि भारत क्या कर पाए, स्वयं की स्वशासन को स्थापित की पाए। यानी स्वशासन को स्थापित करने में भारतीय संविधान को भारतीय भारतीयों को तैयार करा इन संवैधानिक विकासों ने। इट ट्रेन इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। और यही जो एक्ट्स आए थे, इनके माध्यम से ही भारत भारतीय ना केवल प्रशासनिक बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी विधायी अनुभव भी ले पाए। तो लेजिस्लेटिव यानी कानूनी, विधायी और प्रशासनिक अनुभव भी उनको कहाँ मिले? इन्हीं एक्ट के थ्रू मिले थे। दीज डेवलपमेंट्स अल्टीमेटली लेड टू द इंडिपेंडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। और ये धीरे-धीरे जो संवैधानिक विचारों में विकास हुआ, उसी से हमें अंततोगत्वा किसको प्राप्ति हुई? स्वतंत्रता मिली। और हमारे यहाँ क्या स्थापित हुआ? संवैधानिक प्रजातंत्र की स्थापना हमारे देश के अंदर स्थापित हुई। अब कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और आंसर देख लेते हैं जो इस यूनिट में से हमारे लिए बन सकते हैं। सबसे पहला है, trace the evolution of the Indian Constitution with reference to the Indian Council Act 1909, the Government of India Act 1909 and Government of India Act 1935। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 के विशेष संदर्भ में भारतीय संविधान के विकास का वर्णन कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, एक्सप्लेन व्हाई द सिस्टम ऑफ द डायरकी फेल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? भारतीय सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं और सीमाओं का समालोचन विश्लेषण कीजिए और भारत में द्वैध शासन की असफलता के कारणों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, डिस्कस द सेलेंट फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो उसकी क्या विशेषताएं थी? एंड इवेलुएट इट्स कंट्रीब्यूशन फॉर मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और भारतीय संविधान के निर्माण में किस प्रकार से इसने अपना योगदान दिया था। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए इस यूनिट में से बनते हैं। इसकी एक पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जहां पर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पीडीएफ का आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है यूनिट सेकंड में से, इवन सेकंड में से पहला क्वेश्चन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वो है, व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया? भारतीय संविधान सभा क्या थी? तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी फॉर्म्ड टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। तो भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए, ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी यानी एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया। उसी को क्या कहा गया? संविधान सभा कहा गया। तो भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक प्रतिनिधि निकाय बनाया गया और उसी प्रतिनिधि निकाय को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। इट कंसिस्टेड ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द प्रोविंसेस। और इसमें कौन लोग शामिल थे? जो प्रांतों से इलेक्टेड यानी चुनकर के आए हुए लोग इसके अंदर शामिल थे। द असेंबली वर्क एज द सॉवरेन बॉडी आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और ये यही
जो असेंबली थी, यही जो आपकी सभा थी, वर्कड एज ए सॉवरेन बॉडी। इसी सभा ने क्या करा, सॉवरेन बॉडी आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के बाद में एक संप्रभु संस्था के रूप में इसने भारत में कार्य किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है, हु प्रपोज द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया। प्रतिनिधि सभा जो होगी, संविधान सभा जो होगी, भारत में संविधान सभा का आइडिया किसने प्रस्तुत किया था? द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एम एन रॉय इन 1934। जो एम एन और रॉय थे, उन्होंने 1934 में पहली बार ये कहा था कि भारत के अंदर क्या होना चाहिए, एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। लेटर द इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्टेड दिस डिमांड, और भारत में बाद में इसको भारतीय नेशनल कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया, एंड इट बिकेम द की स्टेप टुवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। और यही वो मुख्य कदम था, यही वो महत्वपूर्ण कदम था जो भारत के संविधान को, या भारत को किस तरफ ले गया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी यानी संवैधानिक प्रजातंत्र की ओर, संवैधानिक लोकतंत्र की ओर ले गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है, अंडर विच प्लान वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म। कौन से अंतर्गत, कौन सी योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था? तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 के अंदर, उसी के तहत भारत में संविधान सभा का पहली बार गठन किया गया। द प्लान प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क फॉर इट्स कंपोजिशन। कैबिनेट मिशन के अंदर बताया गया कि संविधान सभा का जो गठन होगा वो किस तरीके से किया जाएगा, इसकी संरचना क्या होगी। इट एम्ड टू एंश्योर रिप्रेजेंटेशन पार्टिसिपेशन, और इसका उद्देश्य क्या था कि प्रतिनिधि भागीदारी को सुनिश्चित करना, इसका उद्देश्य था कि कहाँ-कहाँ से कितने प्रतिनिधियों को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर शामिल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, हु वाज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो भारतीय संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र साहब वाज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ही प्रिसाइडेड ओवर इट्स सेशन एंड विथ डिग्निटी। उन्होंने बड़ी गरिमापूर्ण तरीके से इसके सभी सत्रों का संचालन किया, एंड ही लेटर बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और भारत ने बाद में जाकर के संविधान सभा के जो हमारे अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। ही प्लेड ए डिसाइसिव रोल इन शेपिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और भारतीय संविधान के निर्माण में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया। ही इज नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी कारण से उनको भारतीय संविधान का चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है, यानी मुख्य शिल्पकार उनको माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू ड्राफ्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा ने कितना वक्त लगाया? तो कितना वक्त लगा? 2 years 11 month and 18 days। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, तब जाकर के हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान तैयार हुआ। इट हेल्ड 11 सेशन। पूरे पूरे 11 बार संविधान सभा की क्या हुई, बैठक हुई, एंड दिस शो द डेप्थ ऑफ द डेलिब्रेशन इन्वॉल्व्ड। और इससे ये मालूम चलता है कि कितने गहन विचार विमर्श करने के बाद में अंततोगत्वा हमारा संविधान निर्मित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? तो द प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो क्या है? इसका प्रारंभिक भाग है। इट स्टेट्स ऑब्जेक्टिव एंड द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये प्रस्तावना ही है जो हमारे संविधान की ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्यों को और उसके दर्शन को हमें बताती है। इट रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, और ये भारतीय संविधान की जो प्रीएम्बल है वही बताती है कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। तो प्रस्तावना में सत्ता के स्रोत क्या बताया गया है? तो द प्रीएम्बल डिक्लेयर द वी द पीपल ऑफ द इंडिया। जो हमारी प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें सबसे पहला शब्द ये है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, एज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी। और उसी से ये मालूम पड़ता है जो भारत की सत्ता है वो किन लोगों के हाथ में है? भारत के लोगों के हाथ में है। इट एम्फेसाइजेस पॉपुलर सोवरेनिटी, और ये पूर्ण संप्रभुता को दर्शाता है, जनसत्ता को दर्शाता है कि पावर अल्टीमेटली रेस्ट विद द पीपल, कि जो सत्ता है भारत की अंततोगत्वा अंतिम शक्ति किसके हाथ में है? भारत की जनता के हाथ में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, व्हाट डज द टर्म डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिग्निफाई। जो लोकतांत्रिक गणराज्य है उसका अर्थ क्या होता है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मींस द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया कि आपका जो स्टेट है, आपका जो राज्य है, उसका जो मुखिया होगा ना, वो चुन करके आएगा। इट ऑल्सो सिग्निफाइज द गवर्नमेंट बाय द पीपल। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ही आपको ये बताता है, लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या होगा कि भैया सरकार जो चुनी जाएगी उसको कौन चुनेंगे? लोग ही चुनेंगे। पॉलिटिकल इक्वलिटी इज एंश्योर्ड थ्रू द इलेक्शंस, और सभी को राजनीतिक समानता मिले इसके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई? भारत में चुनाव की व्यवस्था की गई, जिससे कि पॉलिटिकल इक्वलिटी को एंश्योर यानी सुनिश्चित किया
जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट में से हमारे लिए बनता है, व्हाट इज मीन्ड बाय द फेडरल सिस्टम इन इंडिया? भारत में संघीय व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? द फेडरल सिस्टम मीन्स द डिवीजन ऑफ द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो जो संघीय व्यवस्था है उसका मतलब क्या होगा कि शक्तियों का जो विभाजन होगा, डिवीजन ऑफ पावर्स होगा, वो किसके बीच में होगा? सेंटर और स्टेट के बीच में। तो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के बंटवारे को ही हम क्या कहते हैं? फेडरल सिस्टम कहते हैं। द इंडियन सिस्टम हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। और भारतीय सिस्टम की अगर बात करें, भारतीय तंत्र की अगर बात करें, तो भारत में क्या है? एक मजबूत केंद्र है। इट एंश्योर्स यूनिटी विद डाइवर्सिटी। और यही इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि भारत में भले ही अलग-अलग जगह विभिन्नताएँ हो, लेकिन उस विभिन्नता में भी हमारे बीच में एकता है। इस चीज़ को सुनिश्चित करने का क्या काम कौन करता है? हमारा फेडरल सिस्टम करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, व्हाई इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड द लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे संविधान को सबसे विस्तृत संविधान क्यों कहा जाता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लेंथी ड्यू टू द डिटेल्ड प्रोविजन, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर क्या दिए गए हैं? विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं, डिटेल्ड प्रोविजन दिए गए हैं। इट कवर्स द एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड द सोशल एस्पेक्ट। हमारे यहाँ प्रशासन से संबंधित, कानून से संबंधित और सोशल यानी सामाजिक जो मुद्दे हैं, उन विषयों को समाहित हमारे संविधान के अंदर किया गया है। दिस एंश्योर द क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी। और ये इस चीज को सुनिश्चित करता है कि भारतीय संविधान बिल्कुल स्पष्ट है और भारतीय संविधान स्टेबल यानी स्थायी है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका क्या महत्व होता है? फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल लिबर्टी और इक्वलिटी। हम सभी को स्वतंत्रता मिले और हम सभी के साथ समानता का व्यवहार हो, इस चीज को सुनिश्चित करने का काम कौन करते हैं? हमारे मौलिक अधिकारी तो करते हैं। दे रेस्ट्रिक्ट द आर्बिट्री पावर ऑफ द स्टेट। और ये जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, ये स्टेट यानी जो आपका राज्य है, उसके निरंकुश शक्ति पर रोक लगाते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। और किसी भी प्रजातंत्र के लिए हमारे मौलिक अधिकारों का होना बेहद ही जरूरी होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर द स्टेट। डायरेक्टिव है यानी दिशा निर्देश है। और किसके लिए दिशा निर्देश है? स्टेट के लिए दिशा निर्देश है कि स्टेट को किस तरीके से शासन को चलाना है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर द स्टेट। तो राज्य के लिए गाइडलाइंस है, राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जिन्हें हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। दे एम टू एस्टेब्लिश द सोशल एंड द इकोनॉमिक जस्टिस। और इनका उद्देश्य क्या है? कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को स्थापित किया जा सके थ्रू दाउ नॉन जस्टिसिएबल दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। हालांकि इनको कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है? नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी रूप से लागू तो नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रशासन के लिए ये क्या है? फंडामेंटल आधारभूत तत्व है, यानी इनको फॉलो करके ही प्रशासन किया जाना चाहिए। हालांकि कानूनी रूप से इनको लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्ड यूनिक? भारतीय संविधान को यूनिक क्यों कहते हैं? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंबाइन द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा संविधान कठोर भी है और हमारा संविधान लचीला भी है, ठीक है? इट बैलेंसेस यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इसीलिए हमारे संविधान के माध्यम से एक तो हमारी एकता और विविधता, इन दोनों के बीच में एक संतुलन बना रहता है। इट्स इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक नेचर मेक्स इट यूनिक। और हमारे जो भारतीय संविधान है, उसका जो लोकतांत्रिक होना और उसका इंक्लूसिवली समावेशी होना ही भारतीय संविधान को यूनिक बनाता है, ठीक है? तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे जो इस यूनिट में से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अब देखते हैं कौन-कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इस यूनिट में से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन, फंक्शन और द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की सभा की संरचना, उसके कार्य, उसके ऐतिहासिक महत्व का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द फिलॉसफी एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना, दर्शन और उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए तथा इसके महत्व पर भी चर्चा कीजिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सप्लेन हाउ दे एंश्योर द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन इंडिया। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा यह भी स्पष्ट कीजिए कि भारतीय लोकतांत्रिक शासन को कैसे सुनिश्चित करती है। तो इनकी पीडीएफ है जो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वहां पर जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इन क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की तरफ और देखते हैं यूनिट थर्ड में से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर फंडामेंटल राइट? मौलिक अधिकार क्या होते हैं? तो फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजन। तो भारतीय संविधान ने, ठीक है, भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। दे प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी एंड इक्वलिटी। हमारी स्वतंत्रता और हमारी समानता को सुनिश्चित करने का काम कौन करते हैं? हमारे फंडामेंटल राइट करते हैं। दीज राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। और ये फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार होते हैं, इनको हम कोर्ट के माध्यम से लागू कर सकते हैं, यानी इनको कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड, जो हमारे मौलिक अधिकार है वो संविधान के कौन से भाग के अंदर उनको शामिल किया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूड इन द पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान का पार्ट थर्ड है उसके अंदर हमारे मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। दे आर एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, और किसी भी प्रजातंत्र के लिए ये बहुत ही आवश्यक होते हैं मौलिक अधिकारों का होना। दे लिमिट द आर्बिट्री पावर ऑफ द स्टेट, और किसी भी राज्य की निरंकुश शक्ति को सीमित करने का काम कौन करते हैं, हमारे ये मौलिक अधिकार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर करंटली प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी वर्तमान में हमारा भारतीय संविधान हमें कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार दे रहा है। तो एट प्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडिंग द 6 फंडामेंटल राइट्स, हमें 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान से वर्तमान में मिल रहे हैं। अर्लियर देयर वर द 7 राइट्स, पहले 7 थे लेकिन अब 6 हुए हैं। संपत्ति के अधिकार को इसमें से हटा दिया गया है। द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड एज द फंडामेंटल राइट, जो प्रॉपर्टी का राइट था उसको हटा दिया गया है। तो वर्तमान में हम कितने, हमारे पास कितने राइट्स हैं, 6 राइट्स हैं जो हमारे संविधान हमें दे रहा है। कौन कौन से राइट्स हैं, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स हमारे पास हैं, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारे पास है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आप लोगों से एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी से आप क्या समझते हैं। राइट टू इक्वलिटी एंश्योर इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी लोग क्या होंगे, बराबर होंगे, सभी लोग समान है, इसी को सुनिश्चित करता है राइट टू इक्वलिटी। इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, लोगों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, नियतों उनको न्याय दिया जाएगा, इस चीज को भी सुनिश्चित करता है। इट प्रमोट द सोशल जस्टिस एंड फेयरनेस, और ये किस चीज को सुनिश्चित करता है, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का काम भी कौन करता है, हमारा राइट टू इक्वलिटी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। द राइट अलाउज सिटीजन्स टू अप्रोच कोर्ट्स फॉर एनफोर्समेंट और फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर भारतीय नागरिकों के साथ में कोई भेदभाव हो रहा है, अगर उनको फंडामेंटल राइट, उनके मौलिक अधिकारों को नहीं मिल रहा है, तो वो इन मौलिक अधिकारों को लागू करा सकते हैं, कैसे, कोर्ट में जाकर के। ठीक है, तो ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है यानी संवैधानिक उपचार आता है, वो मौलिक अधिकारों के लिए दिया गया है कि यदि हमें मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो भारतीय नागरिक कोर्ट के माध्यम से इन मौलिक अधिकारों को लागू करा सकते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल इट द हार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन्हें क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 है ना हमारा, इसके अंदर संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था की गई है, उसी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की आत्मा कहा है। इट एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट, और यही आर्टिकल 32 है जो क्या किस चीज को सुनिश्चित करता है, हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो नीति निर्देशक तत्व है वो क्या है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर गिवन टू द स्टेट, राज्य को क्या दी गई है, कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं जिसके अनुसार उसको क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट कहते हैं। दे एम टू एस्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट, और इन नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, एक वेलफेयर स्टेट यानी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही इन नीति निर्देशक तत्वों का, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एम है। दे प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, और ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो सामाजिक और आर्थिक न्याय जो होता है उसको बढ़ावा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है, आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स, क्या नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स, यानी कोर्ट के द्वारा, कानून के द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता। दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, इनकी प्रकृति कैसी है, नॉन जस्टिसिएबल यानी गैर न्यायिक है, कानून के द्वारा, कोर्ट के द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता। हाउएवर दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस, लेकिन फिर भी ये शासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड, नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र कहाँ किया गया है हमारे संविधान में। तो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का जो पार्ट 4 है उसी के अंदर डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है। द गाइड स्टेट इन पॉलिसी मेकिंग, कोई भी राज्य जब अपनी नीतियां बनाता है तो उसमें ये राज्य को मार्गदर्शित करते हैं। एंड दे रिफ्लेक्ट द आइडियाज ऑफ द वेलफेयर स्टेट, और ये किस चीज को दर्शाते हैं, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी, जो डीपीएसपी है नीति निर्देशक तत्व है उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी इज टू एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक और आर्थिक न्याय को स्थापित करना ही डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य है। द एम टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज, इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य है कि इनइक्वालिटीज, इन असमानता को कम किया जाए। दे प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और ये किस चीज को बढ़ावा देते हैं कि लोगों का कल्याण हो, इस चीज को बढ़ावा देते हैं नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड
देयर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एंड सीक्रेट। मौलिक कर्तव्य क्या है तथा उनकी संवैधानिक स्थिति और महत्व बताइए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर द मोरल ऑब्लिगेशन टू ऑफ सिटीजन दैट प्रमोट डिसिप्लिन, पैट्रियोटिज्म एंड ए सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। जो मौलिक कर्तव्य है वो नागरिकों के नैतिक दायित्व होते हैं जो अनुशासन, देशभक्ति और उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करते हैं। दे आर इंक्लूडेड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स। और ये जो है ये संविधान के भाग 4A के अंदर शामिल है और भारत के सभी नागरिकों के ऊपर ये लागू होते हैं। These duties were added by the 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी या मौलिक कर्तव्य थे उनको कब शामिल किया गया? 1976 के अंदर, 1976 के अंदर, जब आपातकाल लगा था उसके ठीक बाद में एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। और उसी के माध्यम से हमारे संविधान के अंदर किसको जोड़ा गया? हमारे मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और क्यों शामिल किया गया? टू स्ट्रेंथन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड द नेशनल यूनिटी। हमारी राष्ट्रीय एकता और हमारी संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए इनको शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर एट प्रेजेंट? कितने मौलिक कर्तव्य हैं अभी हमारे पास, यानी हमारे देश के नागरिक जो हैं उनके कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो देयर आर द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे पास कितनी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जो हर एक नागरिक को करने चाहिए। इनिशियली देयर वर 10 ड्यूटीज। शुरू में तो ये कितने थे? 10 थे, लेकिन एक और जुड़ गया। कौन सा जुड़ गया? वन ड्यूटी वॉज एडेड बाय द 86th अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट जब हुआ उसके माध्यम से एक और ड्यूटी को जोड़ दिया गया, एक और कर्तव्य को जोड़ दिया गया। वो क्या है हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखो हमारी ड्यूटीज कौन कौन सी है, थोड़ी सी उन पे बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। पहली ड्यूटी हमारी जो बनती है वो क्या बनती है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। संविधान, उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को पालन करना। टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। टू डिपेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षार्थ अपने आप को समर्पित कर देना। टू प्रमोट हार्मनी और द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल पीपल्स ऑफ इंडिया। सभी लोगों के बीच में सौहार्द और भाईचारे की भावना को विकसित करना। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जो हमारी समृद्ध संस्कृति है उसको संरक्षित करना। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, इंक्लूड द फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ। और जितना भी हमारा प्राकृतिक वातावरण है, चाहे हमारी नदियाँ हो, चाहे जंगल हो, चाहे हमारी जंगल का जीव जीवन हो, चाहे झीलें हो, उन सभी को प्रोटेक्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड रिस्पेक्ट टू इंक्वायरी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावनाओं को विकसित करना। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। टू स्ट्राइव टुवर्ड द एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है, ये हमारा 11वां अधिकार जो था वो बाद में जोड़ा गया था, जिसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करना हमारा जिम्मेदारी है। और ये कब जोड़ा गया? 86th अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, और आर्टिकल 51A के अंदर इसको शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी? मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में क्या संबंध होता है? तो फंडामेंटल राइट्स एंश्योर द इंडिविजुअल फ्रीडम, डीपीएसपी प्रमोट द सोशल वेलफेयर। जो मौलिक अधिकार होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वो हमारे सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करते हैं। बोथ टुगेदर एस्टेब्लिश अ बैलेंस्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम। और इन दोनों को अगर समावेशित कर लिया जाए तो एक ऐसा सिस्टम हम प्रजातांत्रिक सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं जो कि बिल्कुल संतुलित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, व्हाई आर द फंडामेंटल ड्यूटीज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी? जो लोकतंत्र है उसमें मौलिक कर्तव्य हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्रिएट ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द सिटीजन। जो भारत के नागरिक हैं उनके अंदर भी एक जिम्मेदारी की भावना विकसित हो, इसीलिए मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया। दे बैलेंस द राइट विद द ड्यूटीज। अब हमारे संविधान ने हमें अधिकार तो दिए हैं, लेकिन अधिकार के साथ ही जब हमने संविधान में हमारे कर्तव्यों को भी शामिल कर लिया, यानी हमारे अधिकार और अधिकार के साथ हमारा खुद की जिम्मेदारी भी तो है, तो उससे क्या हुआ? एक बैलेंस, एक संतुलन स्थापित हो गया।
दे स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, और इससे हमारी जो लोकतांत्रिक मूल्य थे उनको भी मजबूती मिली। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से इस यूनिट में से हमारे लिए बनते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा, वर्गीकरण और महत्व की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, डिस्कस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड एग्जामिन देयर रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वेलफेयर स्टेट ऑफ इंडिया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कीजिए तथा भारतीय कल्याणकारी राज्य की स्थापना में उनकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। एंड थर्ड वन, डिस्कस द मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड एग्जामिन देयर रेलेवेंस इन द इंडियन डेमोक्रेसी। मौलिक कर्तव्यों का अर्थ क्या होता है, उनका महत्व क्या है और संवैधानिक में उनकी स्थिति क्या है, और भारतीय लोकतंत्र में उनकी प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप इसको अपलोड कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यूनिट 4 में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट 4 में से हमारे लिए बनता है वो है, व्हाट इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड व्हाट इट्स रोल इन द गवर्नेंस। भारतीय संसद क्या है और शासन में इसकी भूमिका क्या है। तो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री। तो भारतीय संसद जो है देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेज। और भारतीय संसद का निर्माण किससे हुआ है, एक तो उसमें राष्ट्रपति है और उसमें दो सदन शामिल है, जिसमें एक लोकसभा है और दूसरी राज्यसभा है। तो भारतीय संसद किन किन चीजों से मिलकर बनी है, एक भारत का राष्ट्रपति और उसके साथ ही दो सदन हैं जिनमें एक लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है। इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन मेकिंग लॉज, कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव एंड एंश्योरिंग द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। अब ये जो भारतीय संविधान है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कानून के निर्माण में, कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है उसको नियंत्रित करने में, एंड एंश्योरिंग द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, और जो लोकतांत्रिक प्रशासन है उसको सुनिश्चित करने में हमारी जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारतीय संसद एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन इंडियन पार्लियामेंट एंड व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस। भारतीय जो संसद है उसमें कितने सदन है और उनका महत्व क्या है। तो इंडियन पार्लियामेंट हैज टू हाउसेज। भारतीय संसद में दो सदन है, पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। द बाइकैमरल सिस्टम एंश्योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बोथ पीपल एंड द स्टेट्स। और ये जो द्विसदनीय प्रणाली हुई है, इसने एक चीज को सुनिश्चित कर दिया, एक तरफ तो क्या है, लोगों का लोगों का प्रतिनिधित्व है और दूसरी तरफ स्टेट्स का प्रतिनिधित्व है। राज्य और जो जनता है उन दोनों का ही प्रतिनिधित्व इन दोनों सदनों के माध्यम से सुनिश्चित होता है। ईच हाउस हैज डिस्टिंक्ट पावर्स दैट मेंटेन चेक्स एंड बैलेंसेस इन द गवर्नेंस। और प्रत्येक सदन जो है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उन दोनों के पास ये अपनी कुछ विशिष्ट शक्तियां हैं जिसके माध्यम से वो जो गवर्नमेंट होती है, जो प्रशासन होती है, उसके ऊपर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं और एक संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, व्हाट इज लोकसभा एंड हाउ आर इट्स मेंबर्स इलेक्टेड। लोकसभा क्या है और इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ध्यान रखना है आपको, लोकसभा को क्या कहा जाता है, हमारी संसद का निचला सदन यानी लोअर हाउस कहा जाता है। दैट रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ द इंडिया, जो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इट्स मेंबर्स आर द डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजंस थ्रू द जनरल इलेक्शंस। और जो हमारे लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है, डायरेक्टली यानी बिल्कुल परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा सामान्य चुनावों के माध्यम से इसके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, आप एमपीज चुन करके देखते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपने अपने क्षेत्र से। तो आप लोग यानी भारतीय जनता स्वयं अपने क्षेत्र का एक प्रतिनिधि चुन करके लोकसभा के अंदर भेजती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट एंड पासिंग द लॉज रिफ्लेक्टिंग द पॉपुलर विल। और ये सदन जो है लोकसभा, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी जो हमारी सरकार है उसको नियंत्रित करने में, पासिंग लॉज रिफ्लेक्टिंग द पॉपुलर विल, और ऐसे कानून को बनाने के लिए जिम्मेदार है जो जनता की इच्छा के अनुसार हो। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड द टर्म ऑफ लोकसभा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या और कार्यकाल क्या होता है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज 552 मेंबर्स। ठीक है, इंक्लूडिंग द इलेक्टेड एंड द नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव। कुछ कुल 552 सदस्य होंगे जिसके अंदर चुने हुए और नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड का मतलब क्या होता है, नामित सदस्य भी शामिल होते हैं। हालांकि अभी इस नॉमिनेटेड को हटा दिया गया है, लेकिन अभी तक ऐसे ही मान के चलिए कि 552 सदस्य टोटल होते हैं जिनके अंदर आपके चुने हुए और नामित सदस्य भी होते हैं। इट्स नॉर्मल टर्म इज ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल इसका नॉर्मल कार्यकाल होता है, बट इट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर अंडर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस। लेकिन कोई ऐसी विशेष परिस्थिति बन जाती है तो उससे पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। द हाउस प्लेज ए वाइटल रोल इन रिप्रेजेंटिंग द पब्लिक ओपिनियन। और ये जो सदस्य सदन है, ये जनता की राय का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर आप जनता की भागीदारी उनके प्रतिनिधि के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हु प्रिसाइड्स ओवर द लोकसभा एंड व्हाट आर द पावर्स ऑफ द स्पीकर। जो लोकसभा होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है और स्पीकर की पावर क्या होती है। तो स्पीकर प्रिसाइडेड्स ओवर द लोकसभा। जो स्पीकर होता है उसको हम क्या कहते हैं, लोकसभा का
अध्यक्ष कहते हैं। तो ये याद रखना आपको, लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है? स्पीकर कहा जाता है उसे, ठीक है? एंड मेंटेन्स ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस, और यही व्यक्ति ज़िम्मेदार होता है कि स्पीकर ही ज़िम्मेदार होता है कि जो सदन है उसके अंदर एक व्यवस्था बनी रहे और एक उसकी गरिमा बनी रहे। ही और शी रेगुलेट्स डिबेट्स, अलाउ डिस्कशंस एंड एंश्योर द रूल्स आर फॉलोड। और ये जो स्पीकर होता है वही इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि जो डिबेट हो रही है वो सही प्रॉपर ढंग से हो, यानी डिबेट को नियंत्रित करने का काम, डिस्कशन को सुचारू रूप से बनाए रखने का काम, और ये सुनिश्चित करने का काम कि सभी लोग नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कौन करता है ये काम? आपका स्पीकर ही करता है। द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा मेंबर्स एंड रिप्रेजेंट द इम्पार्शियल अथॉरिटी। अब ये जो स्पीकर होता है इसका चुनाव कौन करता है? जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वही अपने अंदर से इस लोकसभा स्पीकर का चुनाव करते हैं, और ये जो लोकसभा स्पीकर जब होता है तो वो क्या करता है? निष्पक्ष होता है, बिना किसी पार्टी का नहीं होता है, वो निष्पक्ष रूप से अपनी भूमिका को निभाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट में से बनता है, व्हाट इज राज्यसभा एंड हाउ आर इट्स मेंबर्स इलेक्टेड? ये राज्यसभा क्या होती है और किस तरीके से इसके मेंबर्स का चुनाव होता है? तो राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है, उच्च सदन होता है, वो हमारी कौन है? राज्यसभा है। दैट रिप्रेजेंट द स्टेट, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड सम आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब देखो, इसके सदस्य जो होते हैं ना राज्यसभा के, वो राज्य विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नामित भी किए जाते हैं। इट एंश्योर्स द कंटिन्यूटी एंड फेडरल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेशन। ये कानून निर्माण में निरंतरता और संघीय प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का काम करती है। नेक्स्ट है, व्हाई इज राज्यसभा इज कॉल्ड द परमानेंट हाउस? राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? तो राज्यसभा इज कॉल्ड द परमानेंट हाउस बिकॉज इट्स नॉट सब्जेक्ट टू रिजोल्यूशन। देखो, राज्यसभा एक सदन है जिसका कभी भी क्या नहीं होता है? भंग नहीं होता है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ये एक परमानेंट हाउस कहा जाता है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर। हर 2 साल में इसके 1/3 लोग जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। एंड दिस सिस्टम एंश्योर द स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसेस। और इस तरीके से ये प्रणाली ये दिखाती है कि संसदीय प्रक्रिया हमारी स्थिर है और निरंतर है। इस चीज़ को सुनिश्चित करती है ये लोकसभा की कार्यप्रणाली, ठीक है? नेक्स्ट है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड व्हाट इज़ इट्स रोल? जो राज्यसभा होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है? और उसकी भूमिका क्या होती है? तो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? हमारे देश का उपराष्ट्रपति जो होता है ना, वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ये याद रखना आपको। ही प्रिसाइडेड्स ओवर द मीटिंग्स, मेंटेन ऑर्डर्स एंड एंश्योर द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स आर फॉलोड। अब ये क्या करता है? जितनी भी मीटिंग होती है राज्यसभा की, उनकी अध्यक्षता करता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट, जो चेयरमैन की भूमिका निभा रहा है। मेंटेन्स ऑर्डर, जो आपका सदन है उसके अंदर ये व्यवस्था को बनाए रखता है। एंश्योर द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स आर फॉलोड, और वो ये इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि सारी की सारी चीज़ें विधायी प्रक्रिया के अनुसार ही चल रही है। द चेयरमैन रिप्रेजेंट द इम्पार्शियल अथॉरिटी इन द हाउस, और ये जो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है वो निष्पक्ष रूप से इस सदन के अंदर अपनी भूमिका को निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मनी बिल एंड व्हिच हाउस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इट? ए मनी बिल डील्स विद द टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द फाइनेंशियल मैटर। जो भी आपके आर्थिक मामले होंगे, सरकार से खर्च से संबंधित या टैक्स से संबंधित जो भी बिल लाया जाएगा उसको हम क्या कहते हैं? मनी बिल कहते हैं। लेकिन इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। जो आपका मनी बिल होता है, जो आपका धन विधेयक होता है, उसको केवल और केवल कहाँ पे रखा जा सकता है? लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा कैन सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। राज्यसभा को इस पे कोई ज़्यादा अधिकार नहीं प्राप्त होते। राज्यसभा केवल कुछ परिवर्तन इसके अंदर अगर हो तो वो सुझा सकती है, लेकिन इस धन विधेयक को वो कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकती, अस्वीकार नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच हाउस हैज़ मोर फाइनेंशियल पावर्स एंड व्हाई? किसके अंदर मोर फाइनेंशियल पावर होते हैं और क्यों होते हैं? तो लोकसभा हैज़ मोर फाइनेंशियल पावर्स बिकॉज़ इट कंट्रोल्स मनी बिल्स एंड द बजट, ठीक है? लोकसभा के पास में जो आपके वित्तीय शक्तियाँ होती हैं ना, वो राज्यसभा की तुलना में कहीं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एक तो मनी बिल जो होता है ना, धन विधेयक, वो केवल लोकसभा के अंदर ही लाया जा सकता है, और दूसरा जो बजट होता है, इन दोनों को ये नियंत्रित करती है हमारी क्या? लोकसभा। राज्यसभा हैज़ ओनली एडवाइजरी पावर्स रिगार्डिंग द फाइनेंस। फाइनेंस की अगर बात करें तो राज्यसभा के पास कोई ज़्यादा पावर नहीं है, वो केवल और केवल इनके अपनी सलाह दे सकती है। दिस एंश्योर दैट डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस रिप्रेजेंट द पब्लिक फाइनेंशियल विल, और ये इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि भैया जनता के अनुसार या जनता की इच्छा के अनुसार ही ये वित्तीय व्यवस्था जो है उसको किया जा रहा है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम? भारतीय संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है? तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑल मिनिस्टर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ने सामुदायिक जिम्मेदारी का मतलब क्या हो गया, या सामुदायिक सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये हो गया कि जितने भी मंत्री हैं वो सारे के सारे
जॉइंटली यानी संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। तो यानी ये सारे के सारे मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। इफ द हाउस पासेस अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट रिजाइन। यदि उस सदन के अंदर कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद को ही क्या देना पड़ता है? रिजाइन यानी इस्तीफा देना पड़ जाता है। इट एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। और यही बात है जो इस चीज़ को सुनिश्चितता करते हैं कि जो कार्यपालिका है वो भी जवाबदेही हो। ठीक है? तो कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करती है ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव? पार्लियामेंट किस तरीके से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है? ठीक है? कार्यपालिका को किस तरीके से कंट्रोल करती है हमारी पार्लियामेंट? तो पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव थ्रू द क्वेश्चंस, डिबेट्स, मोशंस एंड द वोट्स। अब क्या होता है, पार्लियामेंट के अंदर संसद में प्रश्न होते हैं, बहस होते हैं, प्रस्ताव होते हैं, मतदान होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो हमारी कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है। मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू लोकसभा फॉर देयर एक्शंस। अब मिनिस्टर जितने भी मंत्री होते हैं वो सारे के सारे लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, यानी उनके सारे के सारे जो एक्शन होते हैं ना, वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। मंत्री अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। दिस एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और यही इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि शासन के अंदर पारदर्शिता है और आपकी गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबल यानी जवाबदेह है, उत्तरदायी है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन लॉ मेकिंग? जो कानून बनाने में आपकी संसद की क्या भूमिका है? तो पार्लियामेंट डिबेट, अमेंड्स एंड पासेस बिल टू बिकम लॉज। कोई भी कानून बनने से पहले उसके ऊपर संसद में क्या होता है? विचार विमर्श, बहस होती है, अमेंड्स उसमें कुछ सुधार होते हैं और उसके बाद उस बिल को पारित किया जाता है, तभी जाकर के वो कोई कानून बनता है। तो कोई भी कानून यूँ ही नहीं बन जाता, उसके ऊपर बहस होगी, उसके अंदर कुछ सुधार होंगे, उसके बाद वो बिल पास होगा, उसके बाद जाकर के वो कानून बनेगा। और ये सारी की सारी प्रक्रिया कहाँ होती है? इस पार्लियामेंट के अंदर होती है। बोथ हाउसेस पार्टिसिपेट इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस। और जो भी विधायी प्रक्रिया है ना, उसके अंदर संसद के दोनों ही सदन जो होते हैं वो भाग लेते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही भाग लेते हैं। इट रिफ्लेक्ट द डेमोक्रेटिक डिसीजंस मेकिंग एंड रूल ऑफ लॉ। और ये किस चीज़ को दिखाता है? कि लोकतांत्रिक निर्णय और कानूनी शासन को दिखाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, हाउ डज़ लोकसभा रिफ्लेक्ट पब्लिक ओपिनियन? लोकसभा जनता की राय को किस तरीके से दर्शाती है? तो लोकसभा रिफ्लेक्ट द पब्लिक ओपिनियन बिकॉज़ इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड। लोकसभा जनता की राय को इस तरीके से दर्शाती है क्योंकि इसके जितने भी सदस्य जो होते हैं ना लोकसभा के, वो क्या होते हैं? डायरेक्टली लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए हुए होते हैं। डिस्कशन, क्वेश्चन, डिबेट शो द सिटीजन कंसर्न। अब आपके जो एमपीज़ हैं, वो जाकर के विचार-विमर्श करते हैं, बहस करेंगे, क्वेश्चन्स करेंगे या फिर डिबेट करेंगे। किस चीज़ पर? लोगों से संबंधित जो मुद्दे हैं, उनके एरिया के जो लोगों से संबंधित मुद्दे हैं, उनको आपके प्रतिनिधि संसद में ले जाते हैं। वहाँ पे उस पे विचार-विमर्श होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके ऊपर बहस होती है। इस डिसीजन इंडिकेट दैट द विल ऑफ द मेजॉरिटी। और इनके निर्णय जो होते हैं बहुमत की इच्छा को प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, व्हाई इज पार्लियामेंट कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी? संसद को भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ क्यों कहा जाता है? तो पार्लियामेंट इज कॉल्ड द बैकबोन बिकॉज़ इट मेक्स लॉज, कंट्रोल्स फाइनेंस एंड एंश्योर द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। ठीक है? संसद को रीढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक तो कानून बनाती है, ठीक है? ये कानून बनाती है, कंट्रोल वित्त पर नियंत्रण रखती है, यानी अर्थ पर नियंत्रण रखती है एंड एंश्योर द एग्जीक्यूटिव असेंबली और कार्यपालिका की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करती है, इसीलिए इसको बैकबोन कहा जाता है। लोकसभा रिप्रेजेंट द पॉपुलर विल। आपकी जो लोकसभा है वो पॉपुलर विल नहीं, जनता की इच्छा को दर्शाती है। राज्यसभा प्रोटेक्ट द स्टेट इंटरेस्ट और राज्यसभा है वो राज्यों के इंटरेस्ट को दर्शाती है। तो टुगेदर दे अपहोल्ड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो एक तरफ राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है और दोनों मिलकर के क्या करते हैं? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने का काम करते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे हमारी इस यूनिट में से। अब देख लेते हैं कौन-कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हमारी इस यूनिट में से बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, डिस्कस द कंपोजिशन, पावर एंड द फंक्शन ऑफ द लोकसभा एंड एग्जामिन इट्स रोल इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। लोकसभा की संरचना, शक्तियाँ और कार्यों का वर्णन कीजिए तथा भारतीय संसदीय प्रणाली में इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, explain the composition, function, and the special power of the Rajya Sabha and highlight its importance in a federal system. राज्यसभा की संरचना, कार्यों और विशेष शक्तियों की व्याख्या कीजिए तथा संघीय व्यवस्था में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। और थर्ड क्वेश्चन जो बनता है इसमें से, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट एंड एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। भारतीय संसद की संरचना, कार्यों का वर्णन कीजिए तथा लोकसभा और राज्यसभा के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए। इन सभी क्वेश्चन के अंदर आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगे जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे आकर के आपकी 4th यूनिट खत्म होती है। देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपके जो साथी हैं वो भी
अपने एग्जाम की बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएँ। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।